नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। स्वागत है द डीप डाइव में। यहाँ हम आपके भेजे गए स्रोतों, लेख, रिसर्च, नोट्स इनको देखते हैं और उनमें छिपे जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और विचार हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। तो आज हमारे पास हैं मेघा मजूमदार के उपन्यास अ गार्डियन एंड अ थीफ पर आधारित कुछ नोट्स और सारांश। हाँ, और आज हम इन्हीं की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। तो ये कहानी, जैसा नोट्स बताते हैं, हमें ले जाती है निकट भविष्य के कलकत्ता में। हम्म। लेकिन ये वो कलकत्ता नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के भयानक थपेड़ों से जूझ रहा है। हाँ, स्थिति काफी गंभीर बताई गई है। सोचिए जरा, लगातार बाढ़ बढ़ रही है, शहर को निगल रही है, खाने की भयानक कमी है और गर्मी, वो तो जैसे झुलसा देने वाली है। हाँ, असहनीय गर्मी। और समाज, वो धीरे धीरे बिखर रहा है, टूट रहा है। एक ढहता हुआ शहर। एकदम। और कहानी का जो केंद्र है वो दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमता है और एक चोरी होती है। एक ऐसी चोरी जो सब कुछ बदल देती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इस उपन्यास के जरिए उन बड़े सवालों को समझना जो ये हमारे सामने रखता है। इसके मुख्य विचार क्या है, कौन से गहरे विषय ये छूता है, और हाँ, ये हमें किन नैतिक दुविधाओं के बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए इन नोट्स के पन्नों को पलटते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें ये कहानी घट रही है। भविष्य का कोलकाता। जैसे आपने कहा, कोई चमकता भविष्य नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन ने शहर को जैसे घुटनों पर ला दिया है। बाढ़ का पानी अब सड़कों पर ही नहीं, घरों के अंदर है। सही कहा। और ताज़ा खाना, पौष्टिक भोजन, वो तो शायद एक सपना बन गया है। मिलता ही नहीं होगा मुश्किल से। और गर्मी, उफ, दिन में बाहर निकलना भी खतरनाक। और सामाजिक ताना बाना, वो तो जैसे उधड़ चुका है। व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ, एक शहर जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा महसूस होता है पढ़कर। बिल्कुल। हाँ। और इसी निराशा भरे माहौल के बीच दो परिवार है, इनकी जिंदगियां आपस में टकराने वाली है। पहला है माँ का परिवार। हाँ, इस परिवार में माँ खुद है, उनकी 2 साल की छोटी बेटी है मिष्टी, और उनके बुजुर्ग पिता दादू। हाँ दादू। माँ के पति नोड्स बताते हैं अमेरिका में है, एन आर्बर, मिशिगन में। अच्छा। और सालों की कोशिश के बाद इस परिवार को आखिरकार वो मिल गया है क्लाइमेट वीजा। ओ, ये तो बड़ी बात है उनके लिए। बहुत बड़ी। ये सिर्फ कागज नहीं, ये इस डूबते शहर से निकलने का टिकट है, एक नई जिंदगी की उम्मीद। तो वो जाने की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल, तैयारी में है। थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी घबराहट भी होगी शायद। स्वाभाविक है। और दूसरा किरदार है बूम्बा, एक नौजवान लड़का। हाँ, जो शहर के किसी शेल्टर में रहता है। वो गांव से आया है, ग्रामीण बंगाल से, जहाँ शायद जलवायु परिवर्तन ने और भी ज्यादा तबाही मचाई होगी, अकाल बर्बादी। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो शहर आया है किसी उम्मीद में, पर यहाँ भी हालात कुछ खास नहीं है। और उसका परिवार, वो पीछे छूट गया है, माता पिता, शायद छोटा भाई या बहन। और बूम्बा उन्हें इस तबाही से बचाने के लिए एकदम बेताब है। उसके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं, पर पाने की जरूरत बहुत है। सही कहा। और यहीं पर कहानी का वो पहला बड़ा तनाव सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल। इन दोनों परिवारों की जो परिस्थितियां हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। माँ का परिवार मुश्किलों में तो है, पर उनके पास एक रास्ता है बाहर निकलने का, वो वीजा। हाँ, तुलना करें तो वो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, भले ही वो कितना ही नाजुक क्यों ना हो। और दूसरी तरफ बूम्बा और उसका परिवार, वो तो बिल्कुल कगार पर हैं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई प्लान भी नहीं। और ये सेटअप हमें शुरू से ही बता देता है कि ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, बल्कि गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई की भी है। हाँ, वो विशेषाधिकार और वंचना का टकराव। बिल्कुल, ये कहानी के केंद्र में रहने वाला है। एकदम। और कहानी का घटनाक्रम भी बड़ा तेज है। नोट्स कहते हैं कि पूरी कहानी सिर्फ 1 हफ्ते में होती है, 7 दिन। सिर्फ 7 दिन? ओह। हाँ, पहले दिन माँ के परिवार में उम्मीद है, पैकिंग चल रही है, निकलने की तैयारी है। लगता है बस कुछ ही घंटों या दिनों में वो निकल जाएंगे। लेकिन बहुत जल्द, शायद दूसरे ही दिन या उसके ठीक बाद, सब बदल जाता है। बूम्बा, वो चोरी? हाँ, बूम्बा किसी तरह माँ के घर में घुसता है, या शायद शेल्टर से आते जाते मौका देखकर उसका पर्स चुरा लेता है। और ये कोई मामूली चोरी नहीं है। उस पर्स में पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। बिल्कुल, उसमें थे वो पासपोर्ट और वो क्लाइमेट वीजा। वो सारे दस्तावेज जिनके बिना अमेरिका जाना नामुमकिन है। वो सिर्फ कागज नहीं थे, वो उनकी आजादी थी, उनका भविष्य था।
मिष्टी के लिए एक बेहतर जिंदगी की गारंटी। और इस एक चोरी से माँ का परिवार अचानक वापस उसी भंवर में खिंच जाता है। हाँ, उसी निराशा और अनिश्चितता में जिसे वो निकलने वाले थे। और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। हाँ, दो समानांतर यात्राएं शुरू होती हैं, एक माँ की और दूसरी भूम्बा के। और यही चीज कहानी को दिलचस्प बनाती है। हम दोनों के नजरिए देखते हैं। बिल्कुल। एक तरफ हम माँ को देखते हैं जो अब पूरी तरह हताश है। हाँ, नोट्स भी यही कहते हैं कि कहानी हमें दोनों की स्थिति गहराई से दिखाती है। माँ की तरफ देखें तो उसकी बेचैनी, उसकी भाग-दौड़। वो चोरी हुए दस्तावेज वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होगी। बिल्कुल। और उसे अपनी बेटी और बूढ़े पिता की चिंता है, जो अब और भी असुरक्षित हो गए हैं। और सरकारी व्यवस्था, वो तो खुद ही चरमरा रही होगी। कहाँ मदद मिलेगी? कोई सुनवाई नहीं, कोई मदद नहीं। और ऊपर से उसे शारीरिक स्तर पर भी जूझना पड़ रहा है। भूख सता रही है क्योंकि पर्स में शायद पैसे भी थे। और शहर में वैसे भी खाने की कमी है। हाँ, उसकी दुनिया तो जैसे पल भर में उलट गई। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, बूम्बा। कहानी उसे सिर्फ एक विलेन नहीं बनाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बूम्बा की कहानी भी पता चलती है, उसकी प्रेरणाएं, उसके अतीत की झलकियां। नोट्स बताते हैं कि उसकी चोरी के पीछे की वजहें काफी जटिल हैं। सिर्फ लालच नहीं है। नहीं, ये जीने की जरूरत है। अपने भूखे मरते परिवार के लिए गहरा प्यार और जिम्मेदारी का एहसास है। और वो असमानता वाला पहलू भी। हाँ, समाज में फैली जबरदस्त असमानता का भी बड़ा हाथ है। बूम्बा ने देखा है कि कैसे माँ जैसे लोग या शेल्टर में रहने वाले कुछ लोग बाहर से आने वाली मदद या भोजन दान से फायदा उठाते हैं। तो उसके मन में सवाल उठता है, या शायद एक तरह का हक का दावा। हाँ, कि अगर संसाधन इतने कम हैं और कुछ लोगों को मिल रहे हैं तो उसके भूखे परिवार का भी उन पर कुछ अधिकार होना चाहिए। वो इसे शायद सिर्फ चोरी नहीं बल्कि किसी तरह का हिस्सा वापस लेना समझता है, अपने परिवार के अस्तित्व के लिए। बिल्कुल। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कहानी हमें बूम्बा के नजरिए से भी देखने को कहती है, भले ही हम उसके काम को सही ना ठहरा पाएं। हाँ, ये कहानी को एक ग्रे एरिया में ले जाती है, नैतिक रूप से अस्पष्ट। और जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, ये ग्रे एरिया और धुंधला होता जाता होगा। निश्चित रूप से। नोट्स में दिन 3, दिन 4 का जिक्र है। कहानी दिन ब दिन आगे बढ़ती है और हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता जाता है। भोजन की कमी और बढ़ जाती होगी, शहर का ढांचा और तेजी से ढहता होगा। हाँ, लूटपाट, हिंसा, ये सब बढ़ सकता है। और इसी बढ़ते दबाव में किरदारों के सामने नैतिक दुविधाएं और मुश्किल हो जाती हैं। वो रेखा जो रक्षक और चोर को अलग करती है, वो मिटने लगती है, धुंधली पड़ जाती है। हाँ, नोट्स में ये बात खास तौर पर लिखी है कि उपन्यास जानबूझकर किसी को हीरो और किसी को विलन नहीं बनाता। सही है। माँ, जो शुरू में पीड़ित लगती है, वो भी हताशा में ऐसे काम करती है जो नैतिक रूप से संदिग्ध हैं। जैसे नोट्स इशारा करते हैं कि वो शायद शेल्टर से अपनी जरूरत से ज्यादा खाना ले लेती है, ओह, जो तकनीकी रूप से देखा जाए तो दूसरों का हक मारना या एक तरह की चोरी ही हुई। हाँ, भले ही वो अपनी बेटी को खिलाने के लिए कर रही हो। और दूसरी तरफ बूम्बा, जो चोर है, वो अपने परिवार का रक्षक बनने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद बुरा नहीं है, वो अपने लोगों को भुखमरी से बचाना चाहता है। तो सवाल वही है, क्या मकसद साधनों को सही ठहरा सकता है, खासकर जब हालात इतने बुरे हों? उपन्यास इसी सवाल को केंद्र में रखता है। हाँ, एक तरह से दोनों ही किरदार अपनी अपनी जगह पर अपने अपने लोगों के लिए रक्षक भी हैं और दूसरों के नजरिए से चोर भी। और इस पूरी नैतिक उथल-पुथल में दादू यानी माँ के पिता का किरदार भी अहम है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि उनके पुराने आदर्श इस कठोर सच्चाई से टकराते हैं। हाँ, दादू का चरित्र उस पीढ़ी का है जिसके लिए शायद नैतिकता के नियम ज्यादा साफ थे, लेकिन जब वो अपनी आंखों से समाज को ढहते हुए देखते हैं, अपनी बेटी और नातिन को भूख से बिलखते हुए देख, और जब उन्हें खुद जिंदा रहने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, तो उन्हें अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठाना पड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे चरम परिस्थितियां हमारे अंदर की नैतिक दुनिया को भी बदल सकती हैं। बिल्कुल। क्या वो आदर्श जिन्हें हम सामान्य समय में सीने से लगाए रखते हैं, वो ऐसी आपदा में टिक पाते हैं? दादू का संघर्ष यही दिखाता है। ये नैतिक अस्पष्टता कहानी का एक बहुत मजबूत पहलू है। हाँ, ये हमें आसानी से किसी को जज करने से रोकता है। ये बात तो है। और इस पूरी इंसानी कहानी, इस नैतिक कश्मकश के पीछे जो असली ताकत काम कर रही है, वो है जलवायु परिवर्तन। हाँ, नोट्स इसे सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं मानते, बल्कि एक सक्रिय शक्ति बताते हैं। इसे सिर्फ सेटिंग मान लेना तो भूलोगी। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन यहाँ एक किरदार की तरह है, जो लगातार दबाव बना रहा है। नोट्स में सिंथेटिक मछली का जिक्र है। सिंथेटिक मछली मतलब असली मछली बची नहीं? शायद, या इतनी प्रदूषित है कि खाई नहीं जा सकती।
भोजन की कमी, बढ़ता हुआ बाढ़ का पानी जो हर दिन शहर को निगल रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं का ठप हो जाना। ये सब सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर किरदारों की मुश्किलों को बढ़ाते हैं, उनके विकल्पों को सीमित करते हैं, उन पर जिंदा रहने का दबाव डालते हैं। ये कहानी के दाव को लगातार ऊंचा करते जाते हैं। एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उपन्यास क्लाइमेट फिक्शन यानी क्लाइफाई शैली का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसा कि नोट्स में भी कहा गया है, ये सिर्फ भविष्य की चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि दिखा रहा है कि जब वो भविष्य आएगा तो इंसानी रिश्तों, नैतिकता और समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। और यही इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। ये जलवायु संकट को सिर्फ अखबारों की सुर्खियों से निकालकर हमारे सामने एक जीती जागती भयानक हकीकत की तरह पेश करता है। ये दिखाता है कि पर्यावरण का संकट असल में मानवीय संकट है। नैतिक संकट है, अस्तित्व का संकट है। ये पृष्ठभूमि किरदारों की दुविधाओं को और गहरा कर देती है, उन्हें ज्यादा वास्तविक और जरूरी बना देती है। पाठक को लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी तरफ बढ़ता हुआ खतरा हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन मुख्य विषयों पर बात करते हैं जिन्हें ये उपन्यास छूता है। पहला और सबसे साफ विषय तो अस्तित्व और हताशा का है। हाँ, ये शायद सबसे बुनियादी स्तर पर है। जब शहर जलवायु के दबाव, भूख, बाढ़ के नीचे सचमुच ढह रहा हो, तो जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसी स्थिति में नैतिक निश्चितता का विलास वो खत्म हो जाता है। हाँ, सही और गलत के बीच की मोटी रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जब आपके बच्चे भूखे हों, घर डूब रहा हो, तो आप क्या करेंगे? किन हदों को पार करने के लिए तैयार होंगे? उपन्यास दिखाता है कि हताशा इंसान से क्या क्या करवा सकती है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा विषय है वर्ग और असमानता का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। माँ का परिवार चोरी से पहले तक तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था। उनके पास वो वीजा था, जो शायद पैसे या कनेक्शन या पति के विदेश में होने की वजह से मिला होगा। हाँ, उनके पास एक निकलने का रास्ता था। वहीं बुम्बा और उसका परिवार पूरी तरह हाशिए पर, कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो नोट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बुम्बा की चोरी सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था का लक्षण है जो इतनी असमान है, जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती है और बाकियों को मरने के लिए छोड़ देती है। क्या बुम्बा का गुस्सा सिर्फ माँ के खिलाफ है या उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने ये खाई पैदा की? ये सवाल जरूर उठता है। और फिर तीसरा अहम विषय है पितृत्व, परिवार और प्रेम का। नोट्स कहते हैं कि प्यार को यहाँ बहुत भयंकर यानी फियर्स रूप में दिखाया गया है। हाँ, ये दिलचस्प है। आमतौर पर हम प्यार को कोमल भावनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन जब अस्तित्व दांव पर हो तो अपने बच्चों या परिवार को बचाने की भावना बहुत उग्र हो सकती है, यहाँ तक कि विनाशकारी भी। हाँ, माँ अपनी बेटी मिष्टी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसमें नैतिक रूप से गलत काम भी शामिल हो सकते हैं। और बुम्बा अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए चोरी करता है। दोनों के काम उनके प्यार और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये प्यार अंततः उनके या दूसरों के लिए विनाशकारी साबित होता है? क्या बचाने की कोशिश में वे कुछ और तबाह कर देते हैं? कहानी प्यार के इस जटिल और कभी-कभी खतरनाक पहलू को भी सामने लाती है। और नोट्स में एक और दिलचस्प बात का जिक्र था, दस्तावेज, वीजा, घर, शेल्टर, भोजन जैसी चीजों के प्रतीकात्मक महत्व का। हाँ, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं। ये शक्ति, सुरक्षा, विशेषाधिकार के प्रतीक बन जाते हैं। बिल्कुल, जिसके पास वीजा है उसके पास भविष्य है, जिसके पास सुरक्षित घर है वो बाढ़ से बच सकता है, जिसे भोजन मिल रहा है वो जिंदा रहेगा, और जिसके पास ये नहीं है वो बेबस है। कहानी दिखाती है कि कैसे इन बुनियादी चीजों का नियंत्रण ही समाज में शक्ति का संतुलन तय करता है। और कहानी का सिर्फ एक हफ्ते के फ्रेमवर्क में होना, हाँ, दिन 1, दिन 2, दिन 3, ये उस तात्कालिकता को और बढ़ाता है। हर गुजरता दिन इन प्रतीकों के महत्व को और गहरा करता है, क्योंकि समय हाथ से निकल रहा है। खासकर माँ के लिए एक रेस अगेंस्ट टाइम वाली फीलिंग। बिल्कुल। तो इतने सारे पहलुओं को समेटने के बाद सवाल यह है कि आखिर ये उपन्यास इतना असरदार क्यों माना जा रहा है? नोट्स में समीक्षकों की तारीफ का जिक्र है। बिजली जैसा एक उत्कृष्ट कृति, ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? मेरे ख्याल से कई चीजें हैं। पहली, वो दोहरी कथा संरचना, माँ और बूम्बा दोनों के नजरिए से कहानी कहना। इससे हम दोनों के साथ सहानुभूति रखते हैं। हाँ, किसी को आसानी से खारिज नहीं कर पाते। ये पाठक को एक असहज लेकिन जरूरी जगह पर खड़ा करता है। दूसरी बात, कहानी की रफ्तार और तीव्रता। सिर्फ 7 दिनों में सब कुछ घट जाना, एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल। हाँ,
जो पाठक को बांधे रखता है। और भविष्य के कोलकाता का चित्रण भी नोट्स के हिसाब से बहुत दमदार लगता है। हाँ, वो विश्व निर्माण वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत प्रभावी है। वो डूबता तपता भूख से बिलबिलाता शहर सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं, कहानी का जीता जागता हिस्सा लगता है। शायद इसीलिए बिजली जैसा कहा गया। ये पाठक को झकझोर देता है। हाँ, उस दुनिया की वास्तविकता का एहसास कराता है। और उत्कृष्ट कृति शायद इसलिए क्योंकि ये इतने सारे जटिल नैतिक सवालों को बिना आसान जवाब दिए उठाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये पाठक को सोचने, महसूस करने और सवाल करने पर मजबूर करता है। ये बात महत्वपूर्ण है। नोट्स में भी ये सवाल उठाया गया है कि उपन्यास पाठक को चुनौती देता है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि अगर आप माँ या बुम्बा की जगह होते तो क्या करते, बल्कि ये कहीं गहरे उतरता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब स्थितियां इतनी चरम पर नहीं हैं, तब हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे अपने समाज में, हमारी अपनी जिंदगियों में भी इसी तरह की अनदेखी असमानताएं, इसी तरह के नैतिक समझौते मौजूद नहीं हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल। ये कहानी उन बड़ी आपदाओं के बारे में तो है ही जो शायद भविष्य में आए, लेकिन ये आज के बारे में भी है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद छोटे छोटे अन्याय, छोटी छोटी नैतिक फिसलन के प्रति ज्यादा सचेत होने के लिए प्रेरित करती है। उपन्यास का अंत भी, जैसा नोट्स बताते हैं, कोई साफ सुथरा समाधान या न्याय नहीं देता। कोई हीरो बनकर नहीं उभरता, कोई विलन सजा नहीं पाता। ये जिंदगी की तरह ही है, उलझा हुआ, अधूरा और सवालों से भरा हुआ। अंत शायद हमें किरदारों के अस्तित्व, उनके चुने गए विकल्पों और उन सच्चाइयों के साथ छोड़ देता है जिन्हें उन्हें या हमें स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, ये हमें उन मुश्किल सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। जिंदा रहने की आखिर क्या कीमत है? अपने ज़मीर को, अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या कोई कीमत बहुत ज्यादा है? ये गहरे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। और शायद यही उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमें इन सवालों से जूझने के लिए मजबूर करता है। तो जाते जाते यहाँ एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर ये उपन्यास ये दिखाता है कि अत्यधिक दबाव में जब जान पर बनाती है तो एक रक्षक और एक चोर के बीच की रेखा इतनी आसानी से धुंधली हो सकती है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के दबाव, नौकरी का दबाव, परिवार की उम्मीदें, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव, भले ही वो उतने चरम न लगे, वो किस तरह अनजाने में धीरे धीरे हमारे कार्यों, हमारे फैसलों और हमारे छोटे बड़े नैतिक समझौतों को आकार दे रहे होंगे। कहाँ हम अनजाने में ही सही अपनी नैतिकता से थोड़ा हट रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सीखते रहें,